Welcome everyone to your own YouTube channel that is NEET Niketan. एंड जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस सेशन में हम लोग ऑलरेडी स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर की शुरुआत कर चुके हैं. गो एंड वॉच दैट सेशन. और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कम्प्लीटली बोहर्स मॉडल के बारे में. तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेवलपमेंट्स लीडिंग टू बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, जिसमें हम डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जिक्र करेंगे. देन योर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एंड स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन. तो ये सारी चीज़ें आज के सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं. और अगले सेशन में यानी कि नेक्स्ट सेशन में हम चलेंगे टुवर्ड्स द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम. सो आई बिलीव आपको समझ में आ गया है कि हम इस चैप्टर को कैसे 3 सेशंस में हमने कवर किया है. तो आई बिलीव इट्स क्लियर. और अभी बात करते हैं आज के सेशन के बारे में. सही है भाई? तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 1. क्या कहता है? A particular station of All India Radio, New Delhi, broadcasts a frequency of 1368 kHz, that is kilohertz, right? The wavelength of the electromagnetic radiation emitted by the transmitter is. बड़ा सिंपल क्वेश्चन है. हमको फ्रीक्वेंसी गिवन है और हमें वेवलेंथ बतानी है, राइट? सो वी ऑल नो. बच्चे आप कैसे हम डिफाइन करते हैं? विच इज़ सी, स्पीड ऑफ लाइट. जब भी हम बात करते हैं बच्चे लोग किसके बारे में? स्पीड ऑफ लाइट के बारे में. तो हमें पता है कि वो प्रोडक्ट होता है किसका? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का. सही है. सी इज़ अ कॉन्स्टेंट वैल्यू विच इज़ स्पीड ऑफ लाइट. ये वैल्यू हमें पता है. न्यू की वैल्यू भी हमें पता है, तो हम लैम्डा निकाल सकते हैं. बस ये सिंपल सा क्वेश्चन है. ठीक है भाई? तो आप यहाँ से बोल सकते हैं दैट मैम लैम्डा विल कम आउट टू बी सी बाय न्यू. लैम्डा विल बी सी ओवर न्यू. सी इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड हमेशा आप ध्यान रखेंगे बच्चे किसका? यूनिट्स का. ठीक है भाई? हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में यूनिट्स का ध्यान रखना है. अब देखो स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड. हमने सब कुछ ऐसा यूनिट्स में रखा. यस मैम. जब हम बात करेंगे बेटा फ्रीक्वेंसी की, तो यहाँ पे जो हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है दैट इज 1368 किलोहर्ट्ज, राइट? अगर मुझे इसको हर्ट्स में पहले करना पड़ेगा क्योंकि हम सब कुछ किस में रख रहे हैं? एसआई यूनिट में. सो आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 10⁻³ राइट? किलो हर्ट्ज से हम हर्ट्स में शिफ्ट हो रहे हैं. ठीक है? बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जा रहे हैं. तो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 10⁻³ एंड नाउ दिस इज इन हर्ट्स. कूल. तो हम ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे. तो बेसिकली एग्जामिनर आपसे यहाँ पे बस यही चेक कर रहा था कि आपने किलो हर्ट्स को हर्ट्स में कन्वर्ट किया है या नहीं. 1368 × 10⁻³ हर्ट्स विच इज़ ऑल्सो पर सेकेंड. तो देखो पर सेकेंड से पर सेकेंड कट जाएगा एंड फाइनली जो आपकी वेवलेंथ निकल कर आएगी वो मीटर्स में निकल के आएगी. करेक्ट है? सो व्हेन वी विल बी सॉल्विंग इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 219. बट आप अगर ऑप्शन नंबर ए और डी को देखो तो बहुत क्लोज है. तो यानी कि जब हम लास्ट स्टेप तक बिल्कुल एंड तक हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा एंड इट विल कम आउट टू बी 219.3 मीटर्स. ओके, विच इज़ आवर फाइनल आंसर. जल्दी से इसको देखिए और अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में. Which of the following series of transitions in the spectrum of hydrogen atom fall in the visible region? तो ये तो यार हमें वैसे ही मुंह ज़बानी याद होना चाहिए कि कौन सी सीरीज होती है जो विजिबल रीजन के अंदर आती है. दैट इज बैल्मर सीरीज, राइट? लाइमन बैल्मर पैशन ब्रैकेट बिल्कुल ऑर्डर में गिवन है. और हमारा सही जवाब क्या है? बैल्मर सीरीज. व्हाट्स दैट? Let's keep it in red so that it will be more visible. Okay, that's Balmer series. तो इसमें होता क्या है? देखो जब भी बच्चे कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, ठीक है? Now suppose these are the energy levels. Okay, 1
this is n is equal to 1, this is n is equal to 2, this is 3, this is 4, this is 5. ओके, तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में, और वो n इज इक्वल टू 2 पर आके जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे गिर जाता है, ठीक है, लाइक दिस, चाहे वो n इज इक्वल टू 3 से आए, चाहे n इज इक्वल टू 4 से आए, चाहे n इज इक्वल टू 5 से आए, राइट. इट वाज n इज इक्वल टू 3, 4, 5, राइट. जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहाँ पे होता है, n इज इक्वल टू 2 पे होता है. तो जब जो लाइंस एमिट होती हैं वो किस के अंदर, कौन सी सीरीज के अंदर आती हैं, दैट इज बाल्मर सीरीज. ओके, दैट इज बाल्मर सीरीज. आई होप दैट दिस इज क्लियर. सही है, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं. कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल्स, ओके, in corresponding to the light of wavelength 45 nanometers. तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है यार, हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है, ठीक है. नाउ अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हमें पता है कि जो एनर्जी है कहाँ से आया, मैं ये आपको बता रही हूँ. एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. सही है, तो यहाँ से आप बोल सकते हो जब आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हो तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाते हो, तो दिस विल बी E इज इक्वल टू एच न्यू, राइट, वेयर H इज योर प्लैंक्स कांस्टेंट. तो ये कहाँ से आता है बच्चे, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. ये कहाँ से, क्या चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, वी आर यूजिंग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. कूल है, आई थिंक सो. सही है, सो E इज इक्वल टू एच न्यू हमें वेवलेंथ के टर्म्स में बताना है. तो अगेन वन थिंग दैट वी ऑलरेडी नो, जो हमने डिस्कस कर ली है कि बच्चे C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है. सही है, तो यहाँ से मैं न्यू को कैसे रिप्लेस कर सकती हूँ, C बाय लैम्डा से. तो आप यहाँ पे बोल सकते हो हेंस न्यू इज इक्वल टू C बाय लैम्डा. दिस वी ऑलरेडी नो. और यहाँ से निकल के आता है दैट एनर्जी इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा. एच यहाँ पे है प्लैंक्स कांस्टेंट, सी है स्पीड ऑफ लाइट, और लैम्डा है क्या बच्चे, वेवलेंथ. जब हम सारी चीज़ें ऐसा यूनिट में रखेंगे तब जाके हमारी एनर्जी जूल्स में निकल करके आएगी. क्लियर है, चलो लेट्स पुट दीज वैल्यूज. सो दिस विल बी हाउ मच, चलो वैल्यूज डालते हैं. H 6.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड्स, ठीक है भाई, ऐसा यूनिट. स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड, अगेन ऐसा यूनिट्स. और अगर अभी बात की जाए बच्चे लैम्डा की, तो हमें लैम्डा किस यूनिट में गिवन है, हमें लैम्डा गिवन है 45 नैनोमीटर्स, राइट. इफ वी टॉक हियर दिस इज 45 नैनोमीटर. अगर अभी हमें इसको मीटर्स में कन्वर्ट करना है, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 10 रेज टू पावर माइनस 9. सो दिस विल बी 45 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 9 मीटर्स. ठीक है, तो यहाँ पे हम ये वैल्यू डालेंगे किसकी, लैम्डा की. क्लियर है, तो दिस विल बी 45 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 9 मीटर्स. अब जाके जो आपकी एनर्जी निकल कर आएगी दैट इज गोइंग टू बी इन जूल्स. ओके, तो चलो अगर हम इसको बच्चे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, सो 3 1s are 3 and 3 times 15 is 45. सो 3 और 45 कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैसे कि यहाँ पे 15 आ जाएगा, राइट. उसके बाद आप क्या बोल सकते हो, 3 5s are 15 and this will be basically 2.2, राइट. चलो इसको काट ही लेते हैं, नो प्रॉब्लम. 3 1s are 3, 3 15, और जब आप इसको फर्दर 3 से ही अगर काटते हो, सो दिस विल बी 3 5s are 15 and this will become 2.2, right. So basically this is 2.2 into 10 raised to power minus 34 plus 8, right. and इधर we have 10 raised to power minus 9. ठीक है, तो जब आप 10 के पावर्स को एडजस्ट करोगे इट विल बी, और अगर हम इसको चलो 22 मान लें,
So this will be 22/5. Correct. So 5 4s are 20. So 4.4 समथिंग आना चाहिए. क्या कहीं 4.4 आ रहा है? दो ऑप्शंस में आ रहा है. पावर्स आप बच्चे इजीली जब आप देखोगे तो इट विल बी -18, राइट. तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि हमारा जो फाइनल आंसर है, इसको लेट्स डू दिस, तो इट विल बी बेटर, राइट. I don't know whether it will be visible to you or not. Correct. So here our final answer will be 4.42 into 10 raised to power -18. 4.42 into 10 raised to power -18 joules. This is the energy in joules. So हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही जवाब है? ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही जवाब है. क्लियर है? आई थिंक सो. आगे बढ़ते हैं. द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज 6.6 इंटू 10 रेज टू पावर -34 जूल सेकेंड्स. एसआई यूनिट में हमें पता है. स्पीड ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10 रेज टू पावर 17. यूनिट्स चेक करो, नैनोमीटर्स पर सेकेंड. ठीक है. हमें क्या बताना है? Which value is closest with frequency 6 into 10 raised to power 15 hertz या per second. तो हमें यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू बतानी है, वेवलेंथ की वैल्यू बतानी है, किसमें? इन नैनोमीटर्स. ठीक है. बहुत ही इजी क्वेश्चन है यार. आपको फ्रीक्वेंसी पता है, आपको स्पीड ऑफ लाइट पता है, तो यहाँ पे एक्चुअली हमें प्लैंक्स कांस्टेंट की ज़रूरत ही नहीं है. बस ऐसे ही हमें वो वैल्यू गिवन है. ओके. सो यू नो दैट c is equal to speed of light. बच्चे किसके इक्वल होती है? न्यू लैम्डा. हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है? लैम्डा. सो लैम्डा विल बी इक्वल टू c बाय न्यू. ओके. अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू नैनोमीटर्स पर सेकेंड में एज इट इज हम डाल दें, 3 इंटू 10 रेज टू पावर 17 नैनोमीटर्स पर सेकेंड. ठीक है. और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डाल दें पर सेकेंड, राइट, जो कि ऑलरेडी गिवन है, 6 इंटू 10 रेज टू पावर 15 पर सेकेंड, राइट. तो बच्चे पर सेकेंड से पर सेकेंड कैंसिल आउट हो जाएगा और जो फाइनल हमारा आंसर है वो ऑलरेडी नैनोमीटर्स में ही आएगा. सही है. तो इंस्टेड कि आप पहले इसको मीटर पर सेकेंड में डालो, फिर आंसर मीटर में आए, फिर उसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करो. बेटर है टू डू इट दिस वे. ठीक है. तो देखो 3/6 is 1/2. This is how much? 1/2 into 10 raised to power 17 minus 15. That is 10 raised to power 2. यह भी आंसर किस में आ रहा है? नैनोमीटर में. 10 raised to power 2 is 100. 100 divided by 2 is how much? 50. तो हमारा आंसर डायरेक्टली निकल के आ जाता है 50 नैनोमीटर्स. ऑप्शंस चेक करें. 25, 50. अरे वाह. ऑप्शन नंबर बी जो है बच्चे लोग वो हमारा सही जवाब है. क्लियर? आई थिंक सो. जल्दी से इसको देखो, कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं. आगे बढ़ते हैं. कंसिडर द फिगर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड चूज द करेक्ट इंफॉर्मेशन. ओके. तो हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अच्छा कैसे बनती हैं. जब भी कोई इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल इट मूव्स अंडर एक्सेलरेशन, है ना. तो ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स प्रोड्यूस होती हैं. और कैसे चलती है? मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, ये तीनों ही चीज़ें आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्रीज पे होती हैं. ठीक है. सेकेंडली इन तीनों का ही जो वेवलेंथ है, बेसिकली अगर आप बात करो मैग्नेटिक फील्ड की, प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की और इलेक्ट्रिक फील्ड की, इनकी वेवलेंथ और स्पीड सेम होती है. एंड वी नो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है. सही है. सो दीज आर द बेसिक थिंग्स अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा कोई आपसे डिटेल में नीट एग्जाम में पूछने वाला है. ऑप्शंस देखते हैं. तो ऑप्शंस को देख लेते हैं. These components have same wavelength and speed. अभी हमने इस पॉइंट को डिस्कस किया, यानी कि ये है एकदम सही. They vibrate into mutually perpendicular planes, right? जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है वो दो
परपेंडिकुलर म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स में जो है वाइब्रेट कर रही होती है, तो ये भी ट्रू है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर मीडियम टू ट्रैवल, अभी हमने इस पॉइंट को डिस्कस किया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये सारे ही पॉइंट्स जो हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में एकदम ठीक है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। What will be the wave number of yellow radiation having wavelength 240 nanometers? तो बच्चे वेव नंबर कैसे निकालते हैं? वेव नंबर को हम डिनोट करते हैं न्यू बार से। दिस इज न्यू एंड दिस इज बार, ओके, which is basically just the reciprocal of wavelength 1 over lambda, okay? तो 1 divided by 240 is the answer? Yes or no? No. हमें इस वेवलेंथ को पहले मीटर्स में करना पड़ेगा, ऐसा यूनिट में 240 इंटू 10 raised to power -9 मीटर्स। अब जाके जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू योर वेव नंबर। तब जाके वो किसके इक्वल आएगी बच्चे? वेव नंबर के इक्वल निकल के आएगी। इज दैट क्लियर? और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे इट्स गोइंग टू बी इक्वल टू 4.16 इंटू 10 raised to power 6, ओके? 4.16 इंटू 10 raised to power 6। और यूनिट क्या होगी बेटा? वेवलेंथ थी मीटर में, तो वेव नंबर किस में आएगा? पर मीटर में, राइट? सो दिस विल बी मीटर -1, दिस विल बी द यूनिट। जब आप चेक करोगे तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही जवाब है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। The wavelength of visible light is, okay, तो यार ये भी अगेन हमें याद होना चाहिए। अगर ये वैल्यू हमसे नैनोमीटर्स में पूछी जाती है, सो दिस कम्स आउट टू बी जो एनसीईआरटी में गिवन है, दैट इज 380 नैनोमीटर्स टू 700 नैनोमीटर्स, टू 700 नैनोमीटर्स, ओके? दिस इज इन नैनोमीटर्स। अगर हम बात करें एंगस्टॉर्म में तो आप बोल सकते हो 3800 एंगस्टॉर्म टू 7000 एंगस्टॉर्म्स, राइट? 3800 एंगस्टॉर्म्स टू 7000 एंगस्टॉर्म्स, राइट? समटाइम्स अगर आपको ऑप्शंस में कुछ ऐसा गिवन है 400 to 700 नैनोमीटर्स या 4000 to 7000 एंगस्टॉर्म्स, आप उसे भी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे सही जवाब 3800 to 7000 एंगस्टॉर्म, ठीक है भाई? आई थिंक दिस इज इजी और ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ओके? मेक श्योर दैट यू मेमोराइज दिस। आई एम राइटिंग इट हियर टू मेमोराइज। इसको याद कर लो बेटा, दिस इज इम्पॉर्टेंट। कूल। आगे बात करें अगली चीज की, अगले क्वेश्चन की। What will be the energy of one photon of radiation whose frequency is 5 into 10 raised to power 14 hertz? ठीक है। Now आपके पास ऐसे सिंपल क्वेश्चन इस चैप्टर से आ सकते हैं जहाँ पे आपको एनर्जी बतानी है, ठीक है? एंड वन ऑफ द थिंग्स ईदर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इज गिवन टू यू, तो आप आराम से एनर्जी निकाल सकते हो, राइट? तो यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। अगेन बाय यूजिंग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी वी नो दैट E इज इक्वल टू h न्यू, करेक्ट? दिस इज बिकॉज ऑफ कहाँ से आता है बच्चे ये निकल के? बाय प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। बाय प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हम ऐसा बोल सकते हैं। इज दिस ओके? यस। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? एनर्जी की वैल्यू निकालनी है। h प्लैंक्स कांस्टेंट हमें पता है, न्यू दैट इज फ्रीक्वेंसी गिवन है, प्रीटी इजी। तो चलो भाई निकाल लेते हैं यहाँ पे फाइनल वैल्यू ऑफ एनर्जी। इट्स गोइंग टू बी h इज प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 into 10 raised to power -34
जूल सेकेंड्स। अगेन सब कुछ हम किस में रख रहे हैं बेटा, एसआई यूनिट में रख रहे हैं, ठीक है भाई, एसआई यूनिट में रख रहे हैं। सो दिस विल बी एच, और फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी हमें हर्ट्स में गिवन है, ठीक है, दैट इज 5 × 10⁻14, 5 × 10⁻14 हर्ट्स, सही है। तो यार देखो 6.6 × 5, 6 × 5 is how much, 30, right? So your answer should be more than 30 or in terms of 3.3 like that, क्योंकि 10 के पावर्स भी हैं, सही है। तो अगर आप ऐसे ही ऑप्शन चेक करो 199, 3.3, 6.3 या 2.31, क्या आना चाहिए? 3.33 से ही रिलेटेड जो है आपका फाइनल आंसर आएगा। तो एक्चुअली आपको एग्जाम में फाइनल कैलकुलेशन करने की नीड ही नहीं थी, आप सिर्फ इतना ही देख के जज कर सकते थे कि आंसर क्या निकलने वाला है, राइट? तो हमेशा ऐसी चीज़ों को ऑब्जर्व करो ताकि आपका आंसर जल्दी निकले, ठीक है, बिकॉज हो सकता है कि आगे कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें हमें कैलकुलेशन एंड तक करनी ही पड़े, ओके, तो उसके लिए टाइम सेव हो जाएगा। सो या हियर वी कैन सी व्हाट इज द फाइनल आंसर, 3.3 × 10⁻⁻19 ही निकल के आने वाला है, -34 + 14, राइट? सो दिस विल बी, जब आप इसको एडजस्ट करोगे 3.3, सो दिस विल बी -19 जूल्स। सो दिस बिकम्स आवर फाइनल आंसर। क्लियर है? अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। What will be the energy of a photon which corresponds to wavelength 0.50 angstrom? Okay? तो अब की बार हमें वेवलेंथ पता है और एनर्जी निकालनी है, ठीक है भाई। तो दोनों ही केसेस में हमें रेडी रहना है। तो अगर आप फिर से यूज करो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, यू नो E is equal to h न्यू, या फिर आप इसी को बोल सकते हो दैट E is equal to hc/λ। न्यू को हम c/λ भी लिख सकते हैं, राइट? hc/λ। तो सारे वैल्यूज डाल देते हैं यार। h की वैल्यू क्या निकल के आने वाली है, 6.6 × 10⁻⁻34, करेक्ट? सो 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड्स, ये हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट। स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, सही है। अगेन एसआई यूनिट, नीचे हमें क्या लगाना है, लैम्डा, राइट? तो लैम्डा की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 0.50 एंगस्ट्रॉम। हमें इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करना है, व्हाट डू वी नीड टू डू, मल्टीप्लाई इट बाय 10⁻⁻10, राइट? ताकि ये मीटर में निकल के आ जाए। सो दिस विल बी 0.5 × 10⁻⁻10 मीटर्स। क्लियर है? बस ये वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे, 0.5 × 10⁻⁻10 मीटर्स, सही है। अब जाके जो हमारा फाइनल आंसर निकल के आने वाला है, इट इज़ गोइंग टू बी इन जूल्स, राइट? अभी जो हमने ये एनर्जी निकाली है, क्योंकि आपने सब कुछ ऐसा यूनिट्स में रखा है, राइट? तो जो फाइनली एनर्जी की यूनिट निकल के आने वाली है, वो भी क्या निकल के आने वाली है, जूल्स, सही है। क्या निकल के आने वाली है बच्चे, वो भी जूल्स। और जब आप इसे हम देखेंगे 6.63 एंड दिस इज 0.5, so this will be 3.98 × 10⁻⁻15, 3.98 × 10⁻⁻15 जूल्स, सही है। आपको वैसे भी आइडिया लग जाएगा अगर आप सिर्फ और सिर्फ 10 के पावर्स कैलकुलेट कर लो। प्लस में पावर नहीं आने वाली है, 8 नहीं आने वाली है, और सिर्फ -34 भी नहीं आने वाली। तो एक्चुअली अगेन आपको सिर्फ 10 के पावर्स के साथ ही डील करना था। देखो चलो करके देख लेते हैं। 8 और ये वाले को अगर देखो, सो दिस विल बी 8 - -10, दैट विल बी 8 + 10, यानी कि 18।
So this will be -34 plus 18, right? तो फाइनली जो 10 की पावर आने वाली दैट इज -34 plus 18, करेक्ट है. तो अगर आप इसे कैलकुलेट करो 34 minus 18, दिस विल बी 14 minus 8. बच्चे कितना होता है 6, राइट? सो 16 के अराउंड दिस विल बी -16, राइट? सो दिस विल बी 10 raised to power -16, करेक्ट? तो जब आप हो सकता है ना बाकी नंबर्स को एडजस्ट करो 6.6 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 0.5, तब वो एक आधी पावर ऊपर नीचे एडजस्ट करके तभी वो -15 आया होगा. तो बट आप ये कह सकते हो कि +15 +8 और -34 तो नहीं आएगा. क्लियर है? तो यहाँ से हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, तो हमेशा ये क्वेश्चंस बहुत इजी थे बट इनको सिर्फ यहाँ इसलिए डाला गया है ताकि आप कैलकुलेशन को लेके थोड़े कंफर्टेबल हो जाओ. ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपको टिल द एंड सॉल्व करना है आंसर निकालने के लिए. आप पैटर्न्स ऑब्जर्व करिए एंड देन यू विल बी एबल टू गेट योर आंसर. ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं. कंपेयर द एनर्जीज ऑफ टू रेडिएशंस E1 with wavelength 800 nanometers and E2 with wavelength 400 nanometers. चलो करके देखें. तो बेसिकली यार हमें E1 by E2 निकालना पड़ेगा पहले, राइट? सो वी हैव टू कैलकुलेट E1 over E2, right? E1 can be written as hc by lambda 1. I can write E1 as h, चलो इसको थोड़ा और ऊपर कर देते हैं. So this will be here hc by lambda 1. कोई परेशानी नहीं. हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें वेवलेंथ्स गिवन है. ओके, अगर हमें फ्रीक्वेंसीज गिवन होती तो हम E1 को लिखते hν1 और E2 को लिखते hν2. ठीक है, चलो अभी इसको कंसिडर करते हैं. hc by lambda 2 यही होगा. तो यार h और c तो कॉन्स्टेंट्स हैं, करेक्ट? तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो हम कह सकते हैं hc से hc कैंसिल आउट हो जाएगा और ये लैम्डा 2 ऊपर चला जाएगा, लैम्डा 1 नीचे आ जाएगा, राइट? तो जब आप फाइनली इसको देखोगे तो बच्चे क्या बनेगा? आप बोल सकते हो कि मैम E1 by E2 इज गोइंग टू बी इक्वल टू लैम्डा 2 by लैम्डा 1. और आपको वैसे भी पता है कि एनर्जी और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, राइट? एनी वे यू नो दैट एनर्जी एंड वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो आप वैसे भी निकाल सकते थे कि E1 by E2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 by लैम्डा 1, ऐसे ही करके, करेक्ट है? तो चलो भाई लैम्डा 2 की वैल्यू डाल देते हैं 400 और लैम्डा 1 की वैल्यू डाल देते हैं 800. जीरो से जीरोस कैंसिल आउट हो गए. 4 by 8 दिस बिकम्स 1 by 2, राइट? तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? दैट E1 by E2 इज इक्वल टू 1 by 2. E1 by E2 इज इक्वल टू 1 by 2, करेक्ट है? अगर अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हम बोल सकते हैं E2 इज इक्वल टू 2 times E1. तो यहाँ से निकल के आ जाता है E2 इज इक्वल टू 2 times E1. तो चलो चेक कर लेते हैं कहीं कुछ ऐसा गिवन है तो. E1 इज इक्वल टू 2E2 नहीं. E1 इज इक्वल टू E2 नहीं. E2 इज इक्वल टू -½ टाइम्स E1 नहीं. E2 इज इक्वल टू 2E1. क्या बात है, एग्जैक्टली सेम ऑप्शन. ऑप्शन नंबर डी जो है देखो वो यहाँ पे मैच कर रहा है. ठीक है भाई, सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी. जल्दी से इसको देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं. Electromagnetic radiations of wavelength 242 nanometer is just sufficient to ionize sodium atom. Then the ionization energy of sodium in kilojoule per mole is. इससे बच्चे हमें क्या समझ में आता है कि हमें आयनाइजेशन एनर्जी
ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम एटम निकालनी है, किस में, जूल्स में या किलो जूल्स में, किलो जूल्स में. सो व्हाट वी नीड टू फाइंड इज आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 1 मोल. यहाँ से इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है. ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम atoms in kilojoules, right? Any atoms in kilojoules. सही है भाई, ये हमें निकालना है. क्लियर है? तो बच्चे, जब आपने सोडियम एटम के ऊपर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को डाला, ठीक है, जिसकी वेवलेंथ थी 242 नैनोमीटर, ठीक है, तो उस कॉरेस्पॉन्डिंग लाइट की जिसकी वेवलेंथ 242 नैनोमीटर्स है, जो इस लाइट की एनर्जी है उसके ही बराबर होगी सोडियम एटम की आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि वो इस एनर्जी से, क्योंकि वो इस लाइट से आयनाइज हो जा रहा है. ठीक है, तो हम अगर सबसे पहले निकालने की कोशिश करें आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 1 सोडियम एटम, ऑफ 1 Na एटम, तो बच्चे आप कैसे निकालोगे, Hc by lambda, simple, right? That will be Hc by lambda, correct? लेकिन अब की बार हमें क्या निकालनी है, एक मोल के लिए. अगर एक मोल के लिए निकालना है तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एवोगैड्रोस नंबर से. तो आप बोलोगे आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, ऑफ 1 मोल ऑफ Na एटम्स. बच्चे ये वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, बताइए जल्दी से. दिस विल बी Hc by lambda, Hc by lambda multiplied by एवोगैड्रोस नंबर. अभी भी जो ये वैल्यू निकल के आई है, ये किस में निकल के आई है बेटा, जूल्स में निकल कर आई है. सही है, अगर हमें इसको किलो जूल्स में चाहिए, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस वैल्यू बाय 10 रेज़ टू पावर -3, क्योंकि आपको जूल से किलो जूल्स में जाना है. ठीक है, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 10 रेज़ टू पावर -3. अब जाके जो रिक्वायर्ड चीज़ है वो हमें ऐसे मिलने वाली है. H की वैल्यू हमें पता है, C की वैल्यू हमें पता है, एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू हमें पता है, 10 रेज़ टू पावर -3 हमें पता है, लैम्डा हमें गिवन है 242 नैनोमीटर्स, जिसको कि हमें मीटर में रखना पड़ेगा. वंस वी सॉल्व ऑल ऑफ इट वी विल गेट द फाइनल आंसर. ठीक है, तो चलो भाई जल्दी से सारे वैल्यूज डाल लेते हैं. सो 6.626 into 10 raised to power -34 joule seconds into speed of light 3 into 10 raised to power 8 meters per second. वैल्यू ऑफ दिस, चलो इसको थोड़ा अलग से लिखते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए. ओवर लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू 242 नैनोमीटर्स, that will be 242 multiplied by 10 raised to power -9 meters. ठीक है, पहली चीज़ हो गई Hc by lambda, multiply it by Avogadro's number, 6 into 10 raised to power 23. हमारा आंसर इसी से निकल जाएगा. ठीक है भाई, एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 10 raised to power -3, ताकि जो हमारा आंसर है वो किलो जूल्स में हमें मिल जाए. क्लियर है? तो जल्दी से इसको आप जब सॉल्व करेंगे, -34 +8 +23, ओके, एंड -3 और नीचे है -9. जब आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो सबसे पहली बात 10 की पावर निकल के आने वाली है कितनी, आई बिलीव इट्स 10 raised to power 3 in total. Okay, it's going to be 10 raised to power 3 in total, yes, multiplied by 6.636 and 242. अच्छा, ये तो देखो कैंसिल आउट हम कर सकते हैं ना, अप्रॉक्सीमेटली 6 and 40 है ना. अगर ये 242 की जगह 240 होता
तो हम इसको 40 लेके कर सकते थे। तो ओवरऑल बच्चे जब आप इसको सॉल्व करेंगे दिस विल बी 0.495 अप्रॉक्सीमेटली 0.495। सो दिस विल बी हाउ मच 495 के आसपास ये वैल्यू आपकी आने वाली है। 495 किलो जूल्स पर मोल। रिक्वायर्ड यूनिट में हमें आंसर लाना था, इट्स जस्ट दैट वी हैव टू सॉल्व इट एंड दिस इज द मेन पार्ट जो समझने वाली बात है। सो यू कैन से दैट दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, वी कैन से दैट दिस बिकम्स आवर फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। The energy difference between the ground state of an atom and its excited state, वो वैल्यू आपको गिवन है डेल्टा E 3 into 10 raised to power minus 19 joules. What is the wavelength of the photon required for this transition? बेटा जितना आपको डेल्टा 2 की वैल्यू गिवन है, ठीक है, E2 minus E1, right? Let's change the color. So this will be E2 minus E1, right? So this will be delta E, जिसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है कितनी? 3 into 10 raised to power minus 19 joules. 3 into 10 raised to power minus 19 joules. ये गिवन है डेल्टा E और हमें इसके कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ की वैल्यू बतानी है। तो बेटा डेल्टा E किसके इक्वल होता है? इट्स इक्वल टू HC बाय लैम्डा। सही है। अगर आपको लैम्डा की वैल्यू बतानी है सो दिस विल बी इक्वल टू HC बाय डेल्टा E। डेल्टा E को नीचे ले जाओ, सो यू कैन सी दैट जो रिक्वायर्ड हमें लैम्डा है दैट विल बी इक्वल टू HC बाय डेल्टा E। देखो हर जगह कॉन्सेप्ट वही लग रहा है, बट क्वेश्चन आपको थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न करके गिवन है कि आप किस तरीके से वो सेम चीज़ अप्लाई कर रहे हो। अल्टीमेटली आप देख रहे हो कि हम पिछले 4-5 क्वेश्चन से यही चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, बट अलग अलग तरीके से हमें क्वेश्चन गिवन है। तो यही हमें प्रैक्टिस करनी है, डिफरेंट मॉडल्स देखने हैं ताकि हमें पता चल जाए। ठीक है भाई? सो यस, वैल्यूज पुट करें भाई। सब कुछ ऑलरेडी हमें SI यूनिट्स में गिवन है, तो जो लैम्डा की वैल्यू निकल कर आएगी वो मीटर्स में ही निकल के आने वाली है। ठीक है भाई? So H is 6.6 into 10 raised to power minus 34 joule seconds. Speed of light 3 into 10 raised to power 8 meters per second. और डेल्टा E की हमें क्या वैल्यू गिवन है? 3 into 10 raised to power minus 19. अब देखो एक और चीज देखते हैं, जो ऑब्वियस सी बात है, जो भी अभी आंसर आएगा दिस इज गोइंग टू बी इन मीटर्स, राइट? दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी इन मीटर्स। अभी देखो अगर आप ऑब्जर्व करो इसको तो बच्चे 3 से 3 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट? 3 से 3 इज गेटिंग कैंसिल्ड आउट। तो जो भी आंसर है इट्स गोइंग टू बी इक्वल टू 6.6 इंटू 10 रेज टू पावर समथिंग मीटर्स, राइट? तो एक्चुअली क्या हमें यहाँ पे अगर हम नीट के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो क्या हमें ये 10 की पावर पता होनी ज़रूरी है? अगर आप ऑप्शंस को देखो 3, 494.5, 1.8 एंड 6.6, you don't even need to calculate the power of 10, okay? And it's going to be equal to -7 if you calculate, right? तो here you can already see. सही है भाई? चलो इसको वापस से ना 3 लिख देते हैं ताकि आपको नोट्स में समझने में परेशानी नहीं हो। सो दिस वाज 3 into 10 raised to power 8 and this was 3 into 10 raised to power minus 19. 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, so it's going to be 6.6 into 10 raised to power minus 7 meters. This is our final answer. I was just trying to tell you कि आप अपने एग्ज़ाम में टाइम बचा सकते हो। आपको ज़रूरत नहीं है इन पावर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करके फाइनल 10 की पावर निकालने की, ठीक है? बिकॉज 6.66 और सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। क्लियर है? सो क्लियरली ऑप्शन नंबर डी इज़ गोइंग टू बी द राइट चॉइस। ओके, आगे बात करते हैं।
A 100-watt bulb emits monochromatic light of wavelength 400 nanometers. Okay, calculate the number of photons emitted per second by the bulb. Okay, very easy question. आपको power already given है, right? Power is already given to you. Power of the bulb is 100 watts. आप अपने जूनियर क्लासेस में फिजिक्स में पढ़ते हो, वॉट्स इज जूल्स पर सेकेंड, राइट? तो यानी कि जो ये बल्ब है वो 100 जूल ऑफ एनर्जी पर सेकेंड एमिट कर रहा है, राइट? 100 जूल्स पर सेकेंड, क्लियर है? नाउ वेवलेंथ क्या है? 400 नैनोमीटर्स. तो जो वो फोटोन एमिट कर रहा है ये बल्ब, क्या हम उसकी एनर्जी निकाल सकते हैं? एनर्जी ऑफ वन फोटोन जो ये बल्ब एमिट कर रहा है, मैम बिल्कुल निकाल सकते हैं. एनर्जी ऑफ वन फोटोन कितनी निकल के आएगी? hc/λ. लैम्डा की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, सो इट्स गोइंग टू बी hc/. वैल्यू पुट करिए जल्दी से. h इज 6.6 into 10 raised to power minus 34 multiplied by speed of light, that is 3 into 10 raised to power 8 meters per second over lambda. lambda हमें given है 400 nanometers. हम इसको मीटर में कन्वर्ट करके लिखेंगे. So we will multiply it by 10 raised to power minus 9, right? नाउ दिस इज इन मीटर्स. तो जब आप इसको पूरे को कैलकुलेट कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चा? देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ वन फोटोन, राइट? हमें क्या मिल जाएगी? एनर्जी ऑफ वन फोटोन. जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे दिस वैल्यू विल बी वेरी क्लोज टू 5, राइट? तो जब हम इसको देखेंगे इट्स गोइंग टू बी इक्वल टू 4.969 into 10 raised to power 10 की पावर minus 34 plus 8 plus 9 basically, right? minus 9 होगा तो यानी कि plus 9, right? So it's going to be how much? It's going to be 10 raised to power minus 19. 4.969 into 10 raised to power minus 19 joules. क्लियर है? अभी हमें क्या निकालने हैं? नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड. क्या आप निकाल सकते हो? यस मैम, निकाल सकते हैं. सो वी कैन से नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड. सो दैट विल बी इक्वल टू पावर ओवर एनर्जी ऑफ वन फोटोन, राइट? So that's going to be 100 over this value, that is 4.969 into 10 raised to power minus 19. तो इतने नंबर ऑफ फोटोन्स जो हैं बेटा वो एमिट होने वाले हैं. इज दिस क्लियर? और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे इट इज अप्रॉक्सीमेटली गोइंग टू बी इक्वल टू 2 into 10 raised to power 20. क्यों? ये -19 है, ऊपर जाके +19 हो जाएगा. सो इट्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2 into 10 raised to power 20. This becomes our final answer. If you check, option number B is closest, right? Option number B is closest. So this is our final choice. Okay? इसमें थोड़ा सा आपको नो डाउट बच्चे कैलकुलेशन में आपको टाइम लगने वाला है. 6.6, 3 and 4 you have to do proper calculation. 10 के पावर्स आप इजीली मैनेज कर सकते हो. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ओके, और हमें क्या बताना है? करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है कि कौन कौन सी है. ABC में से कौन कौन से करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं. देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट ऑफ बीम एंड इंजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एग्जैक्टली, अगर ये मेटल सरफेस है और इसके ऊपर इसे लाइट पड़ रही है, इरेडिएट हो रही है,
तो जैसे ही वो लाइट इसके ऊपर पड़ेगी, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो साइमल्टेनियसली निकलने लगेंगे, तो कोई टाइम लैग नहीं होता। तो आप बोल सकते हो कि मैम ऑप्शन नंबर, स्टेटमेंट नंबर ए जो है दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। कूल, आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू ब्राइटनेस ऑफ लाइट। बच्चे ब्राइटनेस इज व्हाट? ब्राइटनेस इज इंटेंसिटी, राइट? तो ये तो हमने पढ़ा है कि जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी लाइट की, उतने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होंगे। तो ये भी जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर बी, वो भी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन पे, राइट? सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज with the increase of frequency of the light used। तो तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। बहुत बेसिक बातें यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताई गई हैं। बी एंड सी, ए एंड सी, ए एंड बी, या ए बी सी। ऑप्शन नंबर डी यार, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हियर। ओके, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। An electron in excited hydrogen atom falls from the 5th energy level to the 2nd energy level। कौन सी सीरीज के बारे में बात हो रही है? बैल्मर सीरीज। और बैल्मर सीरीज में क्या होता है? विजिबल रीजन। हमेशा ये बात सबसे पहली चीज माइंड में स्ट्राइक करनी चाहिए। अभी हमें पता भी नहीं कि पूछा क्या गया है, ठीक है? In which of the following regions the spectrum line will be observed and is part of which series of the atomic spectrum? हमने तो पहले ही आंसर बता दिया, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, क्या होने वाला है? विजिबल रीजन। ओके, तो ये अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था। दिस इज से n इज इक्वल टू 1, दिस इज n इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5। ओके, तो अगर कोई n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4, n is equal to 5, right? हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि n is equal to 5 से इलेक्ट्रॉन गिर के n is equal to 2 पे आ रहा है, राइट? सही है। तो बच्चे किसके बारे में बात हो रही है बेटा? बैल्मर सीरीज के बारे में बात हो रही है। वी आर टॉकिंग अबाउट बैल्मर सीरीज। और ये किसके अंदर आता है मैम? विजिबल रीजन के अंदर आता है। This occurs in the visible region। okay? आगे बात कर लेते हैं। The angular momentum of an electron in a given stationary state can be expressed as nh by 2 pi। yes, based on this expression हमें पता है कि angular momentum जो है MVR, right? mass of electron, MVR, it is quantized, right? यानी कि कुछ certain values ही ले सकता है। वो values क्या है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई। ओके, based on this expression an electron can move only on these in those orbits for which its angular momentum is equal to n, no, equal to h by 2 pi, नहीं, only it can be equal to h by 2 pi but not only h by 2 pi। ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 pi, राइट? यही मतलब तो है ना बच्चों यहाँ पे इस n का। दिस n कैन बी इक्वल टू 1, 2, 3, राइट? अगर आप इस n की बात करो यहाँ पे, इसकी वैल्यू कोई भी होल नंबर 1, 2, 3, 4, सिर्फ ऐसे ही वैल्यूज ये ले सकता है। ठीक है, सो इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 pi। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। आगे बात करते हैं। According to Bohr's theory, the angular momentum of an electron in fifth orbit, तो n was equal to the orbit, तो हमें पता है कि बच्चे जो angular momentum होता है that is mvr, it is an integral multiple of n, it is an integral multiple of h by 2 pi, right? तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी कहा गया है कि हमारे n की वैल्यू जो है वो कितनी है बेटा? मैम n की वैल्यू तो 5 है, तो दिस कैन बी इक्वल टू 5h by 2 pi, 5h over
2 पाई। आंसर्स मैच करने की कोशिश करते हैं। 25h बाई पाई, नहीं ये तो नहीं हो सकता। 6h बाई 2 पाई, नहीं। 5h बाई पाई, नहीं। 5 by 2 is 2.5, right? So it can be written as 2.5, right? So I can write it as 2.5h divided by just pi, right? Divided by just pi. So option number D is the right answer. Correct? तो आप देख सकते हो कि इतने इजी क्वेश्चंस भी हमसे पूछे जाते हैं। जल्दी से इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बात करते हैं। If the radius of Bohr orbit is x picometers, then the radius of third orbit. तो देखो यार, हमें पहले ऑर्बिट का रेडियस गिवन है और थर्ड ऑर्बिट का निकालना है। सो व्हाट डू वी नो? बताओ भाई, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट हम कैसे निकालते हैं? n स्क्वायर ए नॉट बाई जी, राइट? वेयर ए नॉट इज यूजुअली हम क्या वैल्यू लेते हैं? 0.53 एंगस्ट्रॉम्स, राइट? बट अब की बार अगर हमें पता है कि भाई पहले का जो रेडियस है वो ए नॉट की जगह x है, राइट? तो z की वैल्यू, बिकॉज हम हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहे हैं, तो एटॉमिक नंबर इज गोइंग टू बी 1, राइट? और वैसे भी हम हाइड्रोजन के लिए क्या बोलते हैं? रेडियस n square a naught, right? Where your a naught is the radius of first orbit. Here the value of a naught is given to us as x, right? ये वैल्यू हमें कितनी गिवन है? x. n की वैल्यू बच्चे कितनी गिवन है हमको? 3, right? n is given to us as 3. So it's going to be 3 square x. जो required है radius, it's going to be 3 square times x. So it comes out to be 9x. Cool. Let me just wear my glasses and then we will go ahead with question number 19. Okay? Yeah. Bohr's theory can also be applied to ions like. बच्चे ये बात हमें पता होनी चाहिए, whenever we talk about Bohr's theory, तो it is only applicable for hydrogen-like species. What do we mean by hydrogen-like species? वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स के सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है? वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। वी कैन से हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। इज दैट ओके? तो अगर आप ऑप्शन देखो, बेरिलियम 3 पॉजिटिव, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं? बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 4। 3 इलेक्ट्रॉन्स उसमें से ले लिए गए, तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बचे 1। Li2 पॉजिटिव के पास 1, He पॉजिटिव के पास 1, राइट? तो Bohr's theory इज एप्लीकेबल फॉर ऑल ऑफ देम। तो हम क्या बोल सकते हैं? ऑप्शन नंबर डी है हमारा सही जवाब। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। According to Bohr's theory, the electronic energy of hydrogen atom in Bohr's orbit is given by. अच्छा बच्चे लोग, हम जब भी एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी, रेडियस, वेलोसिटी, इट मस्ट बी ऑन द फिंगर ऑफ आवर टिप्स। ओके, हमें याद रखनी है। अगर आपको एनर्जी निकालनी है तो देर आर 2 वेज, या तो आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर एटम या फिर जूल्स पर एटम या जूल्स में सिंपली निकालते हैं। So in joules, this value is minus 2.18 into 10 raised to power minus 18 z square by n square. Okay, this is in joules. This value is in joules. और अगर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में डील करना है, then this energy is minus 13.6 into z square by n square. Now this is in electron volts. Okay. ऑप्शंस देखते हैं। हमें जूल्स में बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, राइट? किससे हमें एनर्जी मिलेगी? तो एग्जैक्टली दिस मस्ट बी आवर आंसर। लेट्स चेक। माइनस 2.18 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19, ये तो नहीं हो सकता। z बाई 2n स्क्वायर, तो ये तो बच्चे गलत है। ऑप्शन नंबर ए कैन नॉट बी द आंसर। बी को देखते हैं। minus 2.179, almost minus 2.18 into 10 raised to power minus 18 z square by n square, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी है हमारा सही जवाब। अगले ऑप्शंस भी देख लेते हैं।
21.79 इंटू 10⁻⁻18, ये भी नहीं हो सकता बच्चे. 21.8 इंटू 10⁻⁻21 z²/n², ये भी नहीं हो सकता. सो ऑप्शन नंबर बी है हमारा सही जवाब. आगे बढ़ते हैं. What is the trend of energy in Bohr's orbits? Okay. Energy of orbit increases as we move away from the nucleus. देखो हम हमेशा पढ़ते आए हैं कि यार ये जो एनर्जी लेवल जैसे 1, let's change the color first, है ना? Just wait for a while. Yeah. तो हम पढ़ते आए हैं, suppose this is n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, 4, 5, right? तो जो n is equal to 5 है, हमने हमेशा पढ़ा है कि हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आता है, राइट? तो पहले तो हमें इतना पता है, तो हम वैसे भी बता सकते हैं कि यार जो एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट है वो इंक्रीज करती है जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, राइट? लेकिन अगर आप फॉर्मूले के थ्रू समझना चाहें, दैट इज -13.6 z²/n², right? This is our energy in electron volts, right? तो बच्चे आप देखोगे कि जो एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है n² की, बट बच्चे नेगेटिव साइन भी तो है ना यहाँ पे, राइट? जैसे जैसे आप n की वैल्यू बढ़ाओगे ये वैल्यू कम नेगेटिव होती रहेगी, है ना? दिस वैल्यू विल बी लेस नेगेटिव. से फॉर n इज इक्वल टू 2, इट्स गोइंग टू बी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, है ना? n इज इक्वल टू 1 के लिए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो जब आप n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 2 पे गए तो क्या हुआ? एनर्जी लेवल बढ़ गया, ठीक है? तो आप बोलोगे कि ऑप्शन नंबर ए जो है, एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट इंक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस. ओके, बाकी के सारे ऑप्शंस, एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट डिक्रीजेस, नो, cannot be calculated, we can calculate that. Energy remains same, no, energy increases. Okay, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. The energy of the electron in a hydrogen atom has a negative sign. आ गया ना, देखो भाई क्वेश्चन. For all possible orbits because, अब ये कह रहा है कि जब हमारे पास हाइड्रोजन एटम होता है तो जो भी उसके पॉसिबल ऑर्बिट्स हैं उसकी जो एनर्जी है वो हमेशा नेगेटिव में क्यों निकलती है भाई? बताओ, सोचो. इसका क्या मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से बहुत दूर है, न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से बहुत दूर है, तो उसकी एनर्जी हम ऑलमोस्ट ज़ीरो कंसिडर करते हैं, राइट? लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अट्रैक्शन के कारण न्यूक्लियस के करीब आएगा तो उसकी एनर्जी और कम हो जाएगी, करेक्ट? सो व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस एंड इज प्रेजेंट इन ऑर्बिट n, तो क्या होता है? द एनर्जी इज एमिटेड एंड एनर्जी इज लोअर्ड. किसके कंपैरिजन में? जब वो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट के बाहर था उसके कंपैरिजन में, ठीक है भाई? तो यहाँ भी ऑप्शन नंबर ए ही डायरेक्टली हमारा आंसर हो जाता है. जल्दी से आप तीनों ऑप्शंस देखिए एंड आई थिंक यू विल गेट इट. कूल, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. द एनर्जी ऑफ सेकेंड बोहर ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज -328 kilojoules per mole. Hence the energy of fourth Bohr orbit would be. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, यानी कि Z की वैल्यू हमारे पास गिवन है ऑलरेडी. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z? व्हाट्स द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन? इट्स 1. तो हम बोल सकते हैं दैट Z इज इक्वल टू 1. ओके, एनर्जी क्या होती है? हमें यहाँ किलो जूल पर मोल में आंसर देना है, ठीक है? Now we know energy is some constant x, it can be anything, over multiplied by z²/n², right? z²/n². इस कांस्टेंट को चलो कुछ k से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है? कूल है, यही होता है. हमें E2 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, राइट? वी नो द वैल्यू ऑफ E2. z की वैल्यू हमें
1 पता है. So for E2 we can say that it is 1 by 2 square, right? Some constant k multiplied by 1 by 2 square. सही है. एंड फॉर E4 जो कि हमें निकालना है, हम उसके लिए क्या कह सकते हैं, दिस सेम कांस्टेंट k है ना. अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में निकालते हो तो ये -13.6 हो जाता है. अगर आप जूल्स में निकालते हो तो -2.18 इंटू 10⁻⁻18 हो जाता है. तो अभी हम इसको k लेके चल रहे हैं, हमें पता नहीं, ठीक है, क्योंकि गिवन नहीं है. तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, इसको k लिया मल्टीप्लाइड बाय k/4 स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं ना. और अगर हम ले लें इसकी रेशियो तो क्या मुझे E4 की वैल्यू पता चल जाएगी, E2 की भी वैल्यू, क्योंकि हमें पता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E2 गिवन टू अस, -328 किलो जूल्स पर मोल. बस अब क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं और फाइनली देखो ये k से k तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा बच्चे, k से k कैंसिल आउट हो जाएगा. तो चलो ऐसा करते हैं, अभी वैल्यूज डालते हैं और फाइनल आंसर निकालते हैं. E2 बाई E4 हमें निकालना है, राइट. E2 ओवर E4. E2 की वैल्यू बच्चे क्या गिवन है, -328 ओवर E4 एज इट इज इक्वल टू, it is equal to 4 square by 2 square, right? 4 square is 16 and 2 square is 4, right? तो यहाँ से what can I say? It will be 4:1, 4 by 1. So I can say that -328 by E4 is equal to 4 by 1, right? तो यहाँ से I can clearly see that E4 is equal to -328 divided by 4, right? So E4 will be -328 divided by 4. तो जब आप इसको डिवाइड करोगे दिस विल बी 4 8 32 82, right? -82 and that too in the same unit, किलो जूल्स पर मोल, ताकि यूनिट के साथ हमें बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं करना पड़े. दैट्स वाई वी हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन लाइक दिस. सो दिस इज आवर आंसर, -82 किलो जूल्स पर मोल. आप देखो क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? यस मैम, ऑप्शन नंबर डी जो है वो मैच कर रहा है. क्लियर है? आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं है. आगे बढ़ते हैं. In a hydrogen atom, energy of first excited state is -3.4 electron volts. हमें पता है. Then find out kinetic energy of same orbit of hydrogen atom. Then find out kinetic energy. Okay. तो basically बच्चे हमें उस state की total energy पता है और हमें kinetic energy बताना है. So we must know that total energy is negative of kinetic energy. तो अभी अगर हमें kinetic energy निकालना है, so it will be negative of total energy. So from here we can say that the kinetic energy will be negative of -3.4 electron volts. सही है? So this will be plus 3.4 electron volts. Here the kinetic energy will be प्लस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. चेक करो क्या ऑप्शन में ये वैल्यू हमें गिवन है. चेक क्विकली बच्चे लोग. देन यस, दिस वैल्यू इज गिवन टू अस, ऑप्शन नंबर ए इटसेल्फ. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. तो मुझे लगता है यार इस चैप्टर में तुम्हें देख के समझ में आ रहा है कि क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, सिंपल हैं. तो इस चैप्टर को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना. थोड़ा लंबा ज़रूर है बट सारे टॉपिक्स बड़े प्यारे, बड़े इजी, बड़े सिंपल हैं और बड़े मज़ेदार हैं. तो अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है, जो कि आएगा, तो वो आप फॉर श्योर कर पाओगे. ठीक है भाई, आगे चलते हैं. द बोहर ऑर्बिट रेडियस फॉर द हाइड्रोजन एटम इज अप्रॉक्सीमेटली 0.530 एंगस्ट्रॉम. इसी को हम A0 भी बोलते हैं. The radius for the first excited state, that is n is equal to 2 is, कैसे निकालेंगे भाई? अच्छा, we know that radius n
आर एन इज एन स्क्वायर ए नॉट बाय जी। करेक्ट है, हमें बस सेकेंड के लिए निकालना है, हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, तो z इज इक्वल टू 1। ठीक है, ए नॉट की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है 0.530 एंगस्ट्रॉम। ओके, बचा क्या, n। हमें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी कि n इज इक्वल टू 2 के लिए वो वैल्यू निकालनी है बस। दिस इज सिंपली n square a naught, right? So it's going to be 4 times 0.53, 2 square multiplied by 0.53 over 1। अगर चलो आप पूरी कैलकुलेशन भी रख लो तो so it will be 0.53 multiplied by 4, right? 0.53 multiplied by 4। और क्योंकि आपने यहाँ पे रेडियस को एंगस्ट्रॉम्स में रखा है तो फाइनल आंसर भी बच्चे किस यूनिट में आने वाला है, एंगस्ट्रॉम में ही आने वाला है। क्लियर है? सो 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 4 यानी कि ये कुछ 2 से बड़ा होना चाहिए। दैट्स व्हाट द सिंपलेस्ट कैलकुलेशन इज। 0.1, 1.0, 4.7, 2.12, क्लियरली 2.12 एंगस्ट्रॉम्स। इज इट क्लियर? आई बिलीव सो। तो विच इज आवर करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। कूल, आगे बढ़ते हैं। In ground state, the radius of hydrogen atom is 0.53 angstrom. हमें पता है, this is A naught. The radius of Li2 positive ion. Again, it is a single electron species, लेकिन इसके लिए atomic number की value 3 ही रहने वाली है, right? In the same state is, so we are talking about ground state, and we know again, radius क्या होता है? Rn, it is n square a naught by z, where the value of n is what? We are talking about the ground state. तो यहाँ पे n की वैल्यू हो जाती है 1, a naught की वैल्यू हमें पता भी और हमें गिवन भी है, right? That is 0.53, correct? Then we have z, since we are talking about Li2 positive, but for lithium atomic number is 3. So here 3, just put the values now. N square will be simply 1 if n is 1. So this will be A naught, 0.53 divided by 3, and it must be in angstroms, right? तो आंसर क्या होगा? 0.171, 0.5 या 0.2, 0.17 एंगस्ट्रॉम। प्रिटी ऑब्वियस, राइट? तो हमारा फाइनल आंसर क्या होता है? 0.17 एंगस्ट्रॉम्स। दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर है? चेक करिए, ऑप्शन नंबर ए वही है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 26। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Energy of the electron in nth orbit of hydrogen atom is given by this. We know that it is z square by n square, right? But for hydrogen, z will be 1. So z square will be 1. Z square will also be 1, right? So the amount of energy needed to transfer the electron from first orbit to third orbit is the amount of energy needed. अच्छा चलो, now we know here, say this is n is equal to 1. ठीक है, let's change the color. Yeah, suppose now this is n is equal to 1. Okay, n is equal to 2, n is equal to 3, right? n is equal to 2 and n is equal to 3. हमें पता है कि n is equal to 3 हायर एनर्जी लेवल है। ठीक है, सपोज इसकी एनर्जी है 10 और n is equal to 1 की एनर्जी है 5। ठीक है, तो इसको अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड फॉर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू थर्ड, राइट? फर्स्ट से थर्ड पे लेके जाने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है? आप बोलोगे मैम E3 माइनस E1 है ना, 5 आप एनर्जी इसको और दे दो तो वो N3 पे पहुंच जाएगी। सो दिस विल बी E3 माइनस E1। तो एग्जैक्टली यही हमें यहाँ पे करना है। ठीक है भाई, तो आप वैल्यू ऑफ E3 निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। -13.6 divided by n square. So n square will be here 3 square, right? So -13.6 divided by 9.
minus 13.6 divided by 9 electron volts. Okay, then E1 बच्चे कितना होगा? minus 13.6, right? It's going to be minus 13.6 electron volts. एनर्जी रिक्वायर्ड बच्चे कितनी निकलने वाली है? देखिए जरा, एनर्जी रिक्वायर्ड will be E3 minus E1, right? So that will be minus 13.6 by 9, minus 13.6 by 9 minus E1 की वैल्यू क्या है? minus 13.6. It is minus 13.6. So this will be minus 13.6 by 9 minus minus 13.6. So this will be eventually plus 13.6, right? देखो, minus 13.6 by 9 plus 13.6. Sorry, plus 13.6. किस में ये सब बात हो रही है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. ठीक है भाई, right? Now this is basically 13.6 by 9. This value will be 1 point something, है ना? And it is 13.6. So 13.6 minus 1 point something, तो ये मेरे हिसाब से 12 point something कुछ आना चाहिए. और अगर आप ऑप्शन देखो तो ऑप्शन नंबर सी ऑलरेडी गिवन है 12.09. तो जब इसको सॉल्व करोगे, ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू बी 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. करेक्ट है. 13.6 माइनस दिस वैल्यू, इवेंचुअली यही तो आप कर रहे हो. तो जो ये माइनस 13.6 बाई 9 है, ये कितना निकल के आएगा? 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा. तो जब आप 13.6 में से 1 पॉइंट समथिंग सब्ट्रैक्ट करोगे, सो विल गेट 12 पॉइंट समथिंग. सो दैट इज वाई ऑप्शन नंबर सी इज द राइट चॉइस. ठीक है, तो अगेन हम बार बार हर क्वेश्चन में देख रहे हैं कि कैसे आप बिना एंड तक खुद से सॉल्व किए सिर्फ ऑप्शंस को जज करके कैसे बता सकते हो कि क्या आंसर सही है. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज इतना, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इतना, वी ऑलरेडी नो. विच वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू द वेवलेंथ इन नैनोमीटर्स ऑफ अ क्वांटम ऑफ लाइट विद फ्रीक्वेंसी दिस. इस तरीके के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं अभी इसी सेशन में, राइट? हमें निकालनी है बच्चे वेवलेंथ की वैल्यू नैनोमीटर्स में. सो वी नो दैट c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, राइट? सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट लैम्डा इज इक्वल टू c बाय न्यू, राइट? क्लियर है? सो द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, इट इज हाउ मच? 3 into 10 raised to power 8 meters per second. SI units. And the value of this frequency is given to you 8 into 10 raised to power 15. 8 into 10 raised to power 15 per second, right? That's hertz, correct? तो per second से per second cancel out हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा? 3/8. 3/8 is 0.375, right? It is 0.375 multiplied by 10 raised to power 8 minus 15. That will be 10 raised to power minus 7. Correct है? Now this value is in meters, right? This value is in meters. हमें ये value किस में चाहिए यार? नैनोमीटर्स में चाहिए, right? We want this value in nanometers. तो चलो कर लेते हैं इसको नैनोमीटर्स में. अब की बार हमें बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाना है, तो अब की बार हम 10 रेज़ पर -9 से नहीं +9 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो दिस विल बी 0. अगर हम बात करें, दिस इज लैम्डा, राइट? लैम्डा विल बी 0.375 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7. इट वॉज इन मीटर्स और इसको नैनोमीटर्स में मल्टीप्लाई करने के लिए 10 रेज़ टू पावर 9. नाउ दिस इज इन नैनोमीटर्स. 0.375 into 10 raised to power 2, right? 0.375 into 10 raised to power 2. सही है? क्लोजेस्ट वैल्यू अगर आप देखने की कोशिश करो, दिस इज 37.5 basically, right? This comes out to be
according to my calculation it comes out to be 37.5 nanometers. Closest value देखो यार 10 raised to power -8 -25, ये तो हो ही नहीं सकता. 3 into 10 raised to power 7 नहीं हो सकता. Which is the closest value? 40 है ना. 4 into 10 raised to power 1. So this is our final answer. Clear है? It is closest to, हमें निकालना था. It's going to be closest to. The exact answer we have calculated 37.5, but it's closest to 40. Okay? आगे बढ़ते हैं. Which of the following is not correctly matched? Okay. Energy of the Bohr's, energy associated with Bohr's orbit. -2.18 into 10 raised to power -18 z square by n square. ये तो एकदम ठीक है. हमें बताना है कौन गलत है. जो गलत है वो हमारा सही जवाब है. ठीक है. एनर्जी गैप बिटवीन टू ऑर्बिट्स -hc z square RH, भाई ये भी बिल्कुल ठीक बात है. करेक्ट है. आगे बढ़ते हैं. काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, h nu इज इक्वल टू h nu नॉट. h nu नॉट इज वर्क फंक्शन, और जो बाकी की एनर्जी बची वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई. यार ये भी बात ठीक है. एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स, बच्चे क्या होगी देखो ना. एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स, इट विल बी एनर्जी E. ठीक है. एक फोटोन की कितनी होती है? hc बाय लैम्डा, राइट. और अगर 1 मोल के लिए चाहिए तो मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर. यहाँ क्या लिखा है? h न्यू लिखा है. hc की जगह h न्यू लिखा है. तो इसीलिए यार ये गलत है, और क्योंकि ये गलत है इसीलिए ये हमारा सही जवाब है. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट चॉइस. आगे बढ़ते हैं. द emission spectrum of hydrogen is found to satisfy the expression for the energy change E. N1 is equal to this spectral line corresponding to Paschen series. Paschen series में क्या होता है? Lyman, Balmer, Paschen. अगर किसी भी हायर एनर्जी लेवल से हमारा इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 3 पे आके गिरता है ना, यानी कि जो n1 की वैल्यू है, हम क्या बोलेंगे, जो n1 की वैल्यू है इट शुड बी इक्वल टू 3, और n2 जहाँ से ये आ रहा है ना, जहाँ से ये आ रहा है, ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है. 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकती है ना. 3 से बड़ी कुछ भी वैल्यू ये हो सकती है. करेक्ट है. देखो n1 इज इक्वल टू 1 पे आके तो नहीं गिरेगी. कहाँ गिरेगी? 3 पे आके गिरेगी. कहाँ से गिर सकती है? 4, 5, 6 अप टू सो ऑन. ठीक है. तो यहाँ पे हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर बी रिगार्डिंग द Paschen सीरीज. बच्चे हमें कौन सी सीरीज बताना था? Paschen सीरीज. Is it all right? I think so. And we are done with today's session. Thank you for watching, and I'll see you in the next session. Till then, bye bye and all the best.